हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मे बी इट्स गुड आफ्टरनून फॉर यू अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है अपने आफ्टरनून में। गुड इवनिंग अगर कोई शाम को या रात को देख रहा है। तो देखें जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगी वो बिल्कुल रियलिस्टिक होगी। आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ताकि जो बच्चे फिलहाल डिस्ट्रैक्टेड है उनके लिए एक नई होप आ सके। ठीक है, तो जी जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूं वो है अपना नीट। ठीक है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कई बच्चे कर रहे हैं कि ये पोस्टपोन होगा, ये पोस्टपोन का ड्रामा चला हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, पोस्टपोन का ड्रामा कैसे? कोई वीडियोस बना रहा है कि ये पोस्टपोन होगा, इसकी डेट ये होगी, इसकी डेट वो होगी, इसकी डेट ये होनी चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन वो है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, आपके लिए टाइम टेबल ये सुटेबल है, आपके लिए टाइम टेबल वो सुटेबल है। ऐसी बेवकूफी हरकत आपको नहीं करनी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आंखें खोलो अपनी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर तुम सोचते हो कि ये पोस्टपोनमेंट का ड्रामा करते करते तुम्हारा नीट निकल जाएगा, तो ये बेटा इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर कोई आपको कह रहा है ना, अगर आपको कोई झूठी होप दे रहा है, तो वो तो बेवकूफ है ही, और सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। रियलिस्टिक चीज देखो आप, कि आप क्या देखें, क्या सही है क्या गलत है। ये न्यूज चैनल की कोई रिपोर्ट होगी, या फिर कोई भी रिपोर्ट, या फिर कुछ भी, तुम्हें किसी पे ध्यान नहीं देना है। वो सब इतना फेक एजेंडा है इनका। कई बच्चों का सिलेक्शन पिछले 2 सालों से इसी वजह से रुका हुआ है, बिकॉज ये पोस्टपोनमेंट का ड्रामा चला हुआ है। कई बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, या फिर वो पढ़ने में नॉर्मल भी हैं, लेकिन वो बच्चे नीट क्लियर नहीं कर पाते, जबकि उनकी कैपेबिलिटी है नीट क्लियर करने की, बिकॉज उनका माइंड इन यूट्यूबर्स ने और साथ के साथ इन न्यूज चैनल वालों की किसी रिपोर्ट ने इतना खराब किया हुआ है कि वो बच्चे क्या करते हैं कि चलो आज 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 क्या डेट है, वैसे मैं भी देखती हूँ। आज डेट है अपनी 17 मान लो 17 कई बच्चे क्या करेंगे, चलो जी अपना मैं ऐसे कोशिश करते हैं कि भाई चलो फरवरी गई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लिखूं, सितंबर लिखूं टाइम टेबल में। यार मेरे को ना 1 महीने का टाइम और मिल जाना चाहिए ना। तो मैं सोचती हूँ कि अपना ना सितंबर में होगा। अरे पागलो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कहती हूं कि आप अभी से इसी पल से सेट t=0, या फिर तुम आज का टाइम लो और सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नीट क्लियर करना है या नहीं करना है। तुम्हें नीट क्लियर करना है या नहीं करना है, जो तुमने सपने देखे हैं उसको कंप्लीट करना है या नहीं करना है। अगर उनको कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम रह जाओगे। अगर किसी को सच में नीट क्लियर करना है, तो सबसे पहले ये यूट्यूब का पोस्टपोनमेंट का ड्रामा देखना बंद करो। एक्सपेक्टेड डेट्स, एक्सपेक्टेड कुछ, ये सब देखना बंद करो। ये सब देखने से तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक मुश्किल है। तुम टाइम को अपना सेट करते हो, तुम लिखते हो कि भाई मेरे को ये करना था वो करना था, और वो नहीं हो पाता। तो इससे तुम्हें क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। इससे तुम्हारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब समझते हो? तुम्हारे नीट के सिलेक्शन के चांसेस का कम होना है। ये रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। आज का टाइम लो, आज आराम से सोचो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम सोचो कि क्या तुम्हें सच में करना है, या तुम्हें एक ड्रॉप और लेना है, या फिर तुम्हें क्या करना है। तुम बीएससी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? नीट तुमने बस एमए ही ले लिया है, नीट तुम्हें करने के लिए बस सोचा ही था, या फिर पीयर प्रेशर में कर रहे हो? तो देखो, इस सब का कोई फायदा नहीं है। अभी भी सही वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बिगड़ा है उसको संभाला जा सकता है, जो बिगड़ा है उसको संभाला जा सकता है, और उसको संभालना जरूरी है, और ये मजबूरी भी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन
नहीं है। किसी की फालतू की वीडियोस या फिर यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना बंद करो, स्पेशली उन चीजों के लिए जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो? तुमने जैसे कि बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, XYZ जो भी चैनल्स हैं, ठीक है, और फिर चला हुआ अपना उनका पोस्टपोनमेंट का ड्रामा। कई टीचर लिख रहे हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये टाइमिंग होनी चाहिए, कोविड ये हो रहा है, कोविड वो हो रहा है, अपने बोर्ड्स इस टाइम हो रहे हैं तो पेपर इस टाइम होना चाहिए। देखिए, एनालिटिकल अप्रोच लगाओ। अगर तुम्हें लगता है, मान लो कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँ ना, तो मुझे क्या लगता है कि एग्जाम वही वही होगा जितना दो सालों से वो लगातार हो रहा है। तुम आज ही t=0 सेट करो, और t=0 सेट करके आज से ही पढ़ना शुरू करो। आज से, अभी से पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रखी है ना, तुमने 20 पेजेस बना लिए अपने टाइम टेबल के, तुमने लिखा मैं इस दिन ये करूंगा, मैं उस दिन वो करूंगा, ये करना चाहिए, और तुमने 2 महीने का 3 महीने का टाइम टेबल बना के रख लिया, और उसको रखने के बाद तुम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे और तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा, तो सबसे बेवकूफाना हरकत वही है जो ये सब अभी भी कर रहे हैं। अगर तुमने पहले किया है, मान लो कि कल तुमने किया ये बात, इट्स ओके। तुम देखो आज तुम उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, आज तुम कैसे उस चीज को जो तुम्हारा नुकसान हो गया है उसका हर्जाना भर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? मैं कह रही हूं कि आज का टाइम लो, अपनी बुक्स को शेड्यूल करो। जो भी तुमने टाइम टेबल पहले से बनाए हैं, मान लो 20-30 पेज तुमने 20-30 बार टाइम टेबल बनाया है, जितने भी टाइम टेबल के पेजेस हैं उनको निकालो, उनको फाड़ के डस्टबिन में डालो। ठीक है, डस्टबिन में डाले। अब क्या करो, एक सोल्यूशन मैं तुम्हें देती हूं। एक सोल्यूशन ये है कि तुम पहले तो ना औरों का टाइम टेबल फॉलो करना बंद करो। औरों का टाइम टेबल फॉलो करोगे, वो औरों के, देखो कैपेसिटी सबकी अलग है। मैं अलग इंसान हूं, आप अलग इंसान हैं, हर कोई अलग इंसान है, सबकी कैपेसिटी अलग है। कई नीट एस्पिरेंट ऐसे हैं जिसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, जिसकी बायो स्ट्रॉन्ग नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वीक है, या फिर इनऑर्गेनिक वीक है, या फिर उसकी फिजिकल वीक है। तो हम क्या कहेंगे, मैं कहना चाह रही हूं आपको कि पहले तो तुम कल सुबह से लेके t=0 को सेट करो। मैं तुम्हें कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं दे रही हूं कि भाई तुम्हें टाइम टेबल ये करना है, तुम्हें 5 बजे उठना है, तुम्हें 6 बजे उठना है, तुम्हें 11 बजे सोना है, तुम्हें 4 घंटे सोना है। ये सब एक बेवकूफाना हरकत है। जैसा तुम्हारा कंफर्ट है उसके हिसाब से तुम सेट करो, क्योंकि कई बच्चे सुबह नहीं पढ़ पाते, कई बच्चे शाम को नहीं पढ़ पाते, मतलब रात को नहीं पढ़ पाते। तो सबकी अपनी अपनी नेचुरल कैपेसिटीज अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में इतने ही पागल हो जाओ कि 24 घंटे में तुम 12 घंटे क्या कर रहे हो, सो रहे हो। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें मैक्सिमम 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की स्लीप क्या है, मोर देन सफिशिएंट है फॉर अ नीट एस्पिरेंट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 4 घंटे सो के, तुम पूरा दिन मेहनत करके क्या कर रहे हो, अपना टाइम बचा के तुम पढ़ रहे हो, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। मैं पहले बता रही हूं, आपकी सबसे बड़ी भूल है। तुम 6 से 8 ले सकते हो चलो, क्योंकि तुम सोओगे नहीं ना। कई बच्चे पता क्या करते हैं, 3-3 दिन जागते हैं, 2-2 3 दिन जागते हैं। क्या करेंगे, सारा पढ़ेंगे और क्या उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, हर क्वेश्चन लगा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज का आपका दिमाग में बैठना। आप सोओगे, जब सोते हैं तो पता है क्या प्रोसेस होती है, जो आपने पूरे दिन में किया है वो आपके माइंड में स्टोर होता है, वो प्रोसेसिंग चलती है, वो आपके माइंड में क्या होता है, स्टोर होता है, और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपकी एंजाइटी कम रहती है। तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना इंपॉर्टेंट है। ये लगातार पढ़ने वाले के कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, कई बार उसको याद नहीं रहता। याद नहीं रहने के बाद एक प्रॉब्लम ये आती है, उसको हेडेक रहेगा। हेडेक के साथ साथ उसको दिक्कत आएगी किसमें, मेमोराइज करने में, इन सब चीजों को। और साथ के साथ वो ना 3 दिन तक तो उसने पढ़ लिया, लेकिन 4th डे उसकी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब कैसे, वो ऐसे नींदों में रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, वो ऐसे नींदों में रहेगा, और साथ के साथ वो पढ़ नहीं पाएगा और थका हुआ फील करेगा।
तो ये सब गलती नहीं करनी है आपके लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ 6 से 8 घंटे की स्लीप मच बेटर है। आप रात को सोएं या फिर रात को ही सोते हैं, वैसे कोई लेट सोता है कोई जल्दी सोता है जो भी है, लेकिन आप जैसे भी आपको सफिशिएंट लगे, आपकी स्लीप का पैटर्न 6 to 8 आवर ही होना चाहिए। इससे ज्यादा स्लीप लोगे तो आपके लिए बहुत गलत है, समझ रहे हो? ठीक है। और एक बात और, आप सोचते हो कि आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप कितना टाइम उसको दे रहे हो। मेहनत का टाइम है मेहनत का मतलब है आप उस टाइम को कितना अच्छे से यूटिलाइज करो। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। दैट इज, मैं क्या कहना चाह रही हूं, यहां पर हमें क्वालिटी को भी मेंटेन करना है और अपनी क्वांटिटी को भी मेंटेन करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? देखो, मान लो तुमने क्या किया, 6 घंटे और 6 घंटे नहीं, मतलब मान लो तुम 4 घंटे, 4 से 6 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का मतलब है जैसे स्पोर्ट्स, कई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कोई घर के काम में इन्वॉल्व होता है, कोई साथ के साथ कोई और एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है या फिर कोई और काम पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। तो जो चीज आपको माइंड रिलैक्सिंग कुछ भी चीज देती है ना, आप उसको जरूर करें। उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑन एवरेज सब कुछ मिलाने के बाद आपके पास 12 घंटे बचते हैं, जिसमें अगर आप रेगुलर अच्छे से पढ़ो तो आपके लिए क्या है, इतना पॉजिटिव इफेक्ट है जिसकी कोई भी हद नहीं है। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्या बता रही हूं कि आपने क्या किया, आप मान लो कि आपकी सिटिंग, कई बच्चों की एक प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी सिटिंग नहीं बैठती। कई कहते हैं मैडम हमें ना 5-5, 6-6 घंटे बैठ नहीं पाते, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम क्या करें, हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते। अरे बच्चों, आपके अंदर कैपेसिटी है वो सब करने की। प्रॉब्लम ये है कि आप उस कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अच्छे से यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोर देन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मान लो, जैसे मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, आप क्या करो, मान लो 2 घंटे की, मान लो आपने 2 घंटे की सीटिंग बनाई, 2 घंटे की सीटिंग आप रखो, 2 घंटे की अपनी सीटिंग रखो, फोन को रखो साइड पे, उसको फ्लाइट मोड पे रखो या फिर कैसे भी रखो, आपकी मर्जी है। फोन को 2 घंटे आपको यूज नहीं करना, एकदम पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी है। कभी आप फर्स्ट डे ही आप टाइम टेबल में बना लिया कि आपने चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, मान लो किसी केमिस्ट्री का है या फिर फिजिक्स का है या फिर बायोलॉजी का है, आपने इनमें से किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने की सोच ली, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप शुरू में धीरे धीरे से शुरू करो। धीरे धीरे से मतलब पता है, मान लो किसी की फिजिक्स वीक है तो थोड़ा सा टाइम उसे ज्यादा दो, ठीक है। अब देखो, मान लो आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, 2 घंटे के बाद आप हाफ आवर का ब्रेक लो। क्या लो? आप हाफ आवर का ब्रेक लो। उस हाफ आवर के ब्रेक में फोन को नहीं चलाना है, इतना ज्यादा भी फोन को नहीं चलाना है, क्योंकि फोन में तुम 10 मिनट के लिए बैठोगे, किसी का अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो चलाता जाएगा और उसका इंटरेस्ट आता जाएगा और वहां आधा घंटा कब 2-3 घंटों में कन्वर्ट हो गया आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से आपको क्या लगता है कि आज का मेरा काम नहीं हुआ, बिकॉज आपने टाइम जितना आपको इन्वेस्ट करना था फोन में उससे ज्यादा इन्वेस्ट आपने कर लिया। आपको जितना टाइम स्टडी में इन्वेस्ट करना था आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। बेटा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल में आपके जैसा भी अकॉर्डिंग है, आप सुबह उठते हो, रात को उठते हो, जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, ये आपकी नेचुरल कैपेसिटीज हैं। मैं इन कैपेसिटीज को अल्टर नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको एक ही सजेशन दे रही हूं कि आप सेट करो आज से ही T=0। अगर आपने पढ़ाई की है नहीं की है उसको रखो साइड में, और आप क्या करें, आपने 2-2 घंटे की सीटिंग बनाओ, चाहे वो सुबह की चाहे रात की, आपकी जो सिस्टम है। आप क्या करो, आपके पास 12 घंटे थे, क्या थे? 12 घंटे थे। आपने 2 घंटे की सीटिंग बनाई, फिर हाफ आवर का ब्रेक लिया, फिर आपने फिर से 2 घंटे की सीटिंग बनाई, फिर आपने हाफ आवर का ब्रेक लिया। कितने घंटे हो गए? ये 5 घंटे हो गए, ठीक है।
फिर आपने क्या किया, फिर 2 घंटे की सीटिंग बनाई, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया। क्या किया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर आपने फिर से 2 घंटे की सीटिंग बनाई, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर आपने क्या किया, 2 घंटे की सीटिंग बनाई, आपने क्या किया, हाफ आवर का फिर से ब्रेक लिया। तो कितने आवर्स हो गए, यहाँ पे अपने हो गए 5 घंटे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हाफ आवर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देखें तो अपना क्या है, पढ़ाई का सिस्टम सही चल रहा है। ये 1 आवर किसका है, ये 1 आवर है जब आप क्या कर रहे हो, जब आप लंच कर रहे हो या फिर डिनर कर रहे हो, ताकि आप आराम से अपना खाना खा सको और ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल सके। तो हमने क्या किया, 2 घंटे का पढ़ाई की, फिर अपना हाफ आवर का ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे की पढ़ाई की, फिर हाफ आवर का ब्रेक लिया, हाँ जी, फिर 2 घंटे की पढ़ाई की, फिर हाफ आवर, 2 घंटे की पढ़ाई, फिर 1 आवर, फिर 2 घंटे की पढ़ाई, फिर हाफ आवर, 2 घंटे की पढ़ाई, फिर हाफ आवर। देखो ये समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। आप 2-2 घंटे की सीटिंग बनाएं, सीटिंग बनाना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी सीटिंग मत करें, इससे आपकी बैक में भी पेन होगा, साथ के साथ आपकी कैपेसिटीज भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर हम क्या कहेंगे, फिर हमने ये देख लिया आपकी जो जो कैपेसिटीज है, आप ही जानते हो, सुबह उठना आपको आता है या नहीं आता है, रात को जल्दी सोना आता है, रात को लेट सोना आता है, जो भी आपका सिस्टम है आप उसकी नेचुरल कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग आप करें। मैं आपको एक सोल्यूशन और देती हूँ, एक सोल्यूशन और क्या है, एक सोल्यूशन है, आप क्या करें, आप 2 सब्जेक्ट को साथ में लें, आप 3 सब्जेक्ट को साथ में ना लें। 3 सब्जेक्ट को एक दिन में प्रॉपरली हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप कोचिंग में जा रहे हो, अगर आप क्या कहाँ जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, हाँ तब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे फिलहाल कोचिंग में नहीं जा रहे, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे नहीं, 2 सब्जेक्ट को ही अपनी डेली रूटीन में क्या करें, इन्वॉल्व करें। ठीक है, आप क्या करें, बायो को साथ में लें, बायोलॉजी को हमेशा अपने साथ में लेना है, बायोलॉजी को आपने हमेशा साथ में लेना ही लेना है। फिर आपने क्या करना है, मान लो आपकी फिजिक्स वीक है, मान लो आपकी केमिस्ट्री वीक है, जो भी है, तो आप क्या करें, उसको स्टार्ट करें। मान लो मैंने फिजिक्स लिख दिया, तो आप क्या करें, फिजिक्स और बायोलॉजी को साथ में लें, फिजिक्स और बायोलॉजी को आप साथ में लें, इसको साथ में लेना इंपॉर्टेंट है, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हो कि आप एक साथ में बायो को कंप्लीट करें, आपने 10 दिन का टारगेट ले लिया कि आप बायो को कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर 1 मंथ का टारगेट ले लिया, तो ये सबसे बेकार आइडिया है आपका। आप स्लो स्लो चलें, स्टेप वाइज चलें, मैनर में चलें, एक कोऑर्डिनेशन में चलें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये मैं तुम्हारे साथ गारंटी दे रही हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने क्या करना है, मान लो बायोलॉजी का एग्जांपल दे रही हूं मैं, बायोलॉजी का मान लो मैंने एग्जांपल दिया, किसका दिया, हाँ जी मैं लेती हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, किसका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को मैंने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 4 पार्ट्स क्या है, वो 4 पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट है, पहला अपना इंट्रो है, ठीक है, और फेजिस के बारे में बताया हुआ है, G1, G0, S, M, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ी, माइटोसिस पढ़ी, माइटोसिस के बाद हमने मियोसिस 1 पढ़ी, फिर हमने क्या की, मियोसिस 2 की। दिखने में लगता है कि भाई मैडम ये तो बहुत ही छोटा छोटा पैटर्न है। 4 दिन अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी या फिर कोई भी वीडियो लेक्चर देख के पढ़ोगे ना, तुम्हारा ये चैप्टर इतना अच्छा हो जाएगा, तुम कहोगे कि ये तो सबसे अच्छा हमारा चैप्टर है, क्योंकि तुमने उसको एक साथ नहीं किया। एक साथ करने से अपने माइंड पे बर्डन ज्यादा हो जाता है, आपने धीरे धीरे किया। आप एनसीईआरटी के पेजेस को मार्क करो, कोई भी चैप्टर है, आपने कोई चैप्टर उठाया, उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो, और उसको हर रोज इंप्लीमेंट करने की क्या करो, कोशिश करो। ये कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बायो का बता दिया, बायो में तुमने क्या किया, चैप्टर्स को क्या कर लिया,
जो चैप्टर लिया था आपने, चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मान लो डे 1 पे तुम्हें ये करना है और डे 1 पे तुमने ये पढ़ लिया। डे 1 में ये पढ़ने के बाद तुमने क्या किया, PYQ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, PYQ। क्या है, PYQ। आपने क्या किया, PYQ वाली आपकी बुक थी, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, उस बुक में से आपने सबको टिक लगा दिया। मान लो ये चैप्टर, ये आपने क्या पढ़ लिया, ये आपने टॉपिक पढ़ लिया, SG जो भी होता है, S में DNA रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी डबल होते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया। तो इससे रिलेटेड तुम्हें जहां पर भी क्वेश्चन दिखे, जहां पर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखे, ऑन एवरेज आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपको करने हैं। 10-15 में से मान लो कि आपको 15 क्वेश्चन दिखे, उसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने खुद से पढ़े हैं एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है। फिर बचे 5 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जरूर आपको मिलेंगे। सारा का सारा पीवाईक्यू का कंटेंट एनसीईआरटी नहीं है, कुछ एक कंटेंट कहां से है, एनसीईआरटी के बाहर से है। तो मैं क्या कहूंगी कि आपको पांच क्वेश्चन जो हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको एक अलग पेज पे लिख लेना है, आपने क्या किया, फिर माइटोसिस पढ़ी, माइटोसिस के भी मान लो 10-15 क्वेश्चन हुए, उसमें से 5 क्वेश्चन मान लो कि बाहर से थे। फिर आपने मियोसिस 1 पढ़ी, इसमें से भी 5 क्वेश्चन बाहर से थे। आपने मियोसिस 2 पढ़ी, इसमें से भी मान लो कि 5 क्वेश्चन बाहर से थे। मैं एक अप्रोच ले रही हूँ, अप्रोक्सीमेट अप्रोच ले रही हूँ, कोई ऐसे फिक्स नहीं कि 5 क्वेश्चन आपको बाहर से मिलेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बाहर से मिले आपको, 1 2 3 4, तो क्या 5 × 4 मान लो 20, ठीक है। आपने 20 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या किया, उस एक पेज पे लिख लिया। उस एक पेज पे लिखने के बाद एक जो पिन आती है ना, वो ओल पिन बोलते हैं, हाँ ओल पिन बोलते हैं। तो ओल पिन लो, ओल पिन का डिब्बा आता है अपने स्टेशनरी से, और उसको अपने चैप्टर के एंड में ऐसे उसको अटैच कर दो। जब भी तुम उस चैप्टर को रिवाइज करो, क्या करोगे तुम, एनसीईआरटी के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ क्या करोगे, वो जो पेज है उसको भी रिवाइज करोगे, ताकि तुम्हारे चांसेस बढ़ जाए। अपने 90 क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी अपने एग्जाम में, उसमें से मान लो आपको 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन तो आपको 100% एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। मान लो आपको 80 आते हैं, हुआ क्या कि आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते, तो 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू से सोल्व हो जाते, समझ रहे हो। तो आपका एवरेज कितना गया, 85 इंटू में 4 करो, कितना आएगा, 0 2 8 चौक 32 33 34, 340 मार्क्स इन बायो कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। आपका एडमिशन यहां से हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक साथ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करने की गलती हमें नहीं करनी है। मान लो कि तुमने बायो पढ़नी शुरू कर दी, बायो पे ही लगे हुए हो, फिजिक्स पढ़नी शुरू कर दी तो फिजिक्स पे ही लगे हो, केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी तो केमिस्ट्री पे लगे हुए। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ रहे हो। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, बिकॉज मान लो किसी स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, ए और दूसरा स्टूडेंट है बी। ए स्टूडेंट की बायो वीक है, तो जो मैंने ये टाइम टेबल बताया था 2-2-2 ये वाला, जिसकी वीक है तो वो 4 आवर्स तो लेगा। उस एक पेज को एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए वो कितने घंटे लेगा, कम से कम 4 घंटे तो लेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको वीडियोस देखनी पड़ सकती है, उसको अपने नोट्स देखने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने एनसीईआरटी की 1 रीडिंग की तो उसको सारा समझ में आ गया। तो मान लो जिसका ए पर्सन है, उसकी बायोलॉजी वीक है, तो उसने कितने आवर दिए, 4 आवर दिए, ठीक है। मान लो किसी स्टूडेंट की बायो स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये काम 2 घंटे में भी कर सकता है, तो वो आप पे डिपेंड है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको 2 घंटे ही बायो को ही देने हैं या फिर 4 घंटे ही बायो को देने हैं, ये सब बेवकूफी है, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, डिफरेंट है। हर कोई
इंसान की कैपेसिटीज डिफरेंट है। अगर हम सभी नीट एस्पिरेंट को साथ में लेके चले तो देखें सभी इक्वल नहीं है, किसी की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी की बायो स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? ओके, अब फिर आया समझ में ये। फिर आती है अपना फिजिक्स की बारी। किसकी आती है? अपनी फिजिक्स की बारी। बायो का मैंने तुम्हें बता दिया, अब आती है अपनी फिजिक्स की बारी। फिजिक्स की बारी में मैं तुम्हें बता रही हूं क्या, देखो फिजिक्स को ऐसे नहीं करना जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, मोशन इन 1D है, मोशन इन 1D है, मोशन इन 2D है, वेक्टर है, मान लो एनएलएम है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, फिर अपना रोटेशन है। ये अपने चैप्टर्स के नाम हैं, ये हमें दिखने में इतने कम लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? मान लो कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मान लिया मैंने कि आपको ये चैप्टर दिख रहे हैं 6, लेकिन ये आपकी बेवकूफी है। अगर मान लो आप 5 दिन इनको टाइम देते हो, मान लो 5 दिन आपने इनको दिए, मान लो 1 महीने में आपने सोचा कि मैं ये करूंगा, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में चैप्टर्स का नाम हमें एक दिख रहा है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक है। जैसे मान लो आपने एनएलएम पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? एनएलएम पढ़ा। एनएलएम को डिवाइड करो किसमें? 1D में, सॉरी मोशन एनएलएम फर्स्ट, उसका फर्स्ट लो, सेकंड लो, फिर थर्ड लो, फिर मान लो कंस्टेंट मोशन आ गया, फिर अपना क्या आता है? फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन तुम 1 दिन में करना चाहोगे तो फ्रिक्शन 1 दिन में नहीं होगा। फ्रिक्शन को करने के लिए कम से कम आपको 3 दिन चाहिए है। मतलब आपको फिजिक्स में एक टॉपिक करना है, सारे टॉपिक नहीं बता रही मैं कि सारे टॉपिक को इतना टाइम लगेगा। कई टॉपिक 1 दिन में ही हो जाते हैं, कई टॉपिक 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन कई टॉपिक फिजिक्स में मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जिसमें क्या है, मान लो ये फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन है तो इसको 3 दिन लगेंगे। 3 दिन कैसे? मान लो ये वाली मोशन पढ़ रहे हैं, 1 दिन हम पढ़ रहे हैं ये वाली मोशन, एक बार पढ़ रहे हैं हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली मोशन, तो 3 दिन अगर तुम पहले दिन इस कॉन्सेप्ट को किया, सेकंड डे इस कॉन्सेप्ट को किया, थर्ड डे इस कॉन्सेप्ट को किया, और उसके सारे क्वेश्चंस लगाएं जो भी तुम्हारे पास बुक है। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, फिजिक्स का, एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। हाँ, जो बड़े लेंथी क्वेश्चन है जो आईआईटी के अंदर आते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ही आईआईटी एडवांस लेवल की है, तो उसको हमें नहीं करना है नीट वालों को। बट अदरवाइज हमें 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमें करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया तुम्हें? मैं ये बताना चाह रही हूं कि तुम जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज में। स्लो चलोगे तो काम बन जाएगा, भागोगे तो गिर जाओगे तो तुम्हारी तुम बिल्कुल ही स्लो हो जाओगे कि तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, टाइम निकल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आज ही क्या सेट करो, t = 0। क्या सेट करो? t = 0। आज अपनी जितनी भी बुक्स है, सारी बुक्स जो है उनमें से तुमने क्या करना है, मान लो किसी ने, मैं सजेस्ट करूंगी तुम बायोलॉजी और फिजिक्स स्टार्ट करो। पहले क्या स्टार्ट करो? बायोलॉजी और फिजिक्स स्टार्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट इस मंथ का मैं तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ कि आज ही अपने को t = 0 सेट करना है। तुम्हारे टेबल पे किस किस की बुक्स होनी चाहिए? बायोलॉजी की एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी +1 और +2। आई समझ? फिर आता है फिजिक्स। फिजिक्स में तुम्हारी टेबल पे क्या होना चाहिए? अपनी एनसीईआरटी, नीट का PYQ और आईआईटी का PYQ, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। आईआईटी PYQ में भी हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो मेंस में आए हैं, जो किस में आए हैं? मेंस में, ना कि एडवांस में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो हमने क्या देखा कि अपने पास फिजिक्स के लिए क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी की PYQ, आईआईटी का PYQ, और साथ के साथ एनसीईआरटी
प्लस NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। क्या चाहिए हमें? सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन परचेज नहीं करना चाहता तो तुम एक काम करो ना, एनसीईआरटी ले आओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले आओ और उसके सॉल्यूशन यूट्यूब पे या फिर आपको कहाँ मिल जाएंगे, गूगल पे तो मिल ही जाएंगे। ये कर लो चाहे तुम, अगर तुम्हें चाहते हो ये करना, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए। मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ, आपके 45 में से 42 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट की पीवाईक्यू और आईआईटी की पीवाईक्यू करोगे, ठीक है। फिर हम केमिस्ट्री का आगे वाले दिन देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या समझा। अभी तक हमने क्या समझा? सबसे पहले लगभग यूट्यूब चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो, लगभग। जो एक्स्ट्रा है, जो तुम्हें ऐसे ऐसे अपडेट दे रहे हैं कि जैसे कि न्यूज के बारे में अपडेट दे रहे हैं कि नीट की न्यूज है, नीट में आज ये न्यूज आई, फलाने मिनिस्टर ने ये बोला, ढिंगे मिनिस्टर ने ये बोला, उसने ये कहा कि नीट ये नहीं होना चाहिए, नीट वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ आपको न्यूज से अपडेट करवा रहा है तो आप उस यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर T=0 सेट करो, अपना गोल सेट करो। अपना क्या करना है आपने? सबसे पहले जितनी भी बुक्स है लगभग को अपने कहां डाल दो? अपनी अलमीरा के अंदर डाल दो। आपको वो बुक्स दिखनी ही नहीं चाहिए, आपको वो बुक्स दिखनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आपने चिपका रखा है इतना इतना मेरा सिलेबस है, तो पहले उसको उतारो, क्योंकि उसको देख देख के आपको ज्यादा बर्डन होता है। उतार लिया। अब क्या करो? एनसीईआरटी पकड़ो, 11th और 12th की 2 एनसीईआरटी ले लो। याद रखना है एनसीईआरटी अपडेटेड एनसीईआरटी चाहिए। पुराने वाली एनसीईआरटी किसी के पास है, मान लो कि 3 साल पुरानी भी एनसीईआरटी है, तो उसको साइड में रखो, नई एनसीईआरटी को परचेज करो और उसको अपने पास रखो। रख लिया। एक डिब्बा ले आओ ओलपिन का और कुछ पेजेस ले लो ब्लैंक, ठीक है। अब क्या करना है? बायो की एक कॉपी लो, फिजिक्स की एक कॉपी लो, फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री की उसकी कॉपी लो। अब सबसे पहले क्या करें? अपने बायो में तो हमने देख लिया, बायो में क्या देखा हमने? बायो में अपने को एनसीईआरटी चाहिए और पीवाईक्यू चाहिए। पीवाईक्यू वाली बुक है, किसी भी एडिशन ले लो, मतलब एडिशन लेटेस्ट होना चाहिए, बट किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हो, कोई ऐसे स्पेसिफिक पब्लिकेशन नहीं है सजेस्ट कर रही मैं। तो आपके पास बायोलॉजी की एनसीईआरटी, पीवाईक्यू होनी चाहिए और बायोलॉजी की एक बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बायोलॉजी की एक बुक, बायोलॉजी की 2 कॉपी होनी चाहिए आपके पास। एक कॉपी एज अ रफ कॉपी, दूसरी कॉपी जो क्लियर कॉपी, जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन तरीके से लिख सको, ठीक है। ये हमने बायो का सोल्यूशन देख लिया। बायो में हमें क्या क्या चाहिए? +1 +2 की एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा में भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो सकता है, या फिर आपके पास रेफरेंस बुक हो सकती है। तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि आप उनको साइड में रखें, आप उनको साइड में रखें, आप उनको अलमीरा के अंदर रख दें, ठीक है। लगभग टॉपिक जो बाहर से आ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी का टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप उसे पढ़ें, किसी की वीडियो देखें, ना कि आप आपके रेफरेंस बुक से बायो को पढ़ने लगे। बायो को रेफरेंस बुक से पढ़ना फिलहाल के लिए बेवकूफी है। आपने क्या करना है? आपने एनसीईआरटी को अपना सब कुछ मानना है और पीवाईक्यू आपको करने हैं, ठीक है। फिर आती है फिजिक्स, फिर आती है अपनी फिजिक्स। आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, और नीट के पीवाईक्यू, आईआईटी के पीवाईक्यू, और आपके पास क्या होनी चाहिए? एग्जाम्पलर अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको 2 कॉपी चाहिए। एक कॉपी वो चाहिए आप यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहे हो और आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे आप जो पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको क्वेश्चन भी, टीचर्स क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, या फिर आपके क्लासरूम के ऑनलाइन टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा खराब सा हो जाता है कि आपको सोल्यूशन का पता नहीं चलता। तो आप उसकी एक रफ कॉपी लगाओ, फिर एक आप उसको करने के बाद आप क्या करो? एक फेयर कॉपी में उस सबको कंटेंट को आप लिख लो, ओके। आपका बिल्कुल सही तरीके से आपका एडमिशन भी होगा अगर आप इसी वे से चलेंगे, ठीक है। किसी का 2-2 महीने का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने
कोई लंबा टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, आपने कोई लंबा टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। आपने फिर क्या, आपने आपकी जो कॉपी है उस पर डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपने क्या करना है, बायो का एक टॉपिक लिख लिया। बायो का टॉपिक मैं मानती हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपने अपनी मर्जी से ये चैप्टर चूज किया। आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप इसके आगे लिख लो 4। फिर मान लो आपने सेकंड, मैं लिख रही हूं सर्कुलर मोशन ही, मैं लिख रही हूं जैसे सेंटर ऑफ मास। फिजिक्स का आपने टॉपिक उठा लिया, एज ए एग्जांपल बता रही हूं, सेंटर ऑफ मास। एक दिन में पढ़ने की गलती नहीं करनी है। इसको मान लो तुमने डिवाइड कर लिया कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। सेंटर ऑफ मास प्लस मान लो तुमने लिख लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसको भी आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, क्या बेसिस होता है। फिर फिगर्स का सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा, याद किया। याद करने के बाद आपने कुछ एक क्वेश्चन किए। क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन करने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन किसके किए, रिमेनिंग पोर्शन वाले के किए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसी के साथ आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया, और इनके आपने क्वेश्चन लगा लिए उसी दिन। मोर देन मैं बता रही हूं आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। मान लो मैं 20 क्वेश्चन भी ले रही हूं, 20 क्वेश्चन भी इन टॉपिक से आपको आपकी एनसीईआरटी को मिला के, पीवाई को मिला के और एग्जाम्पलर को मिला के आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन इनके नहीं मिलेंगे। मान लो 20 क्वेश्चन आप दिन में किसके कर रहे हो, फिजिक्स के कर रहे हो। 10-15 क्वेश्चन किसके कर रहे हो, आप किसके कर रहे हो, बायो के कर रहे हो। 35 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ एक एक टॉपिक को उठाना है। आपने पूरा लंबा आपका टाइम टेबल, लंबा चौड़ा टाइम टेबल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, उससे आपको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है। आपने क्या करना है, इसको 2 सब्जेक्ट के टॉपिक उठाए, 2 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक टाइम में मैंने भी कभी गलती की थी कि मैंने क्या किया था कि बायो को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं बता रही हूँ अपने लेवल पे बता रही हूँ ये सब चीजें, ठीक है। फिर लेकिन मैंने क्या किया, फिर मैंने ये खुद देखा है कि आप 2 टॉपिक्स को उठाओ, 2 डिफरेंट टॉपिक्स को उठाओ। इससे आप एक तो बोर नहीं होगे, इससे आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज भी नहीं होगी और आप अच्छे से इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मैंने क्या समझाया है। नीट पोस्टपोनमेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना। नीट पोस्टपोन हो चाहे ना हो, तुम्हें मान लो कि तुमने टाइम टेबल बना लिया, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लिया, मतलब मैक्सिमम सितंबर का लेके चल रहे हैं। मान लो तुमने टाइम टेबल बना लिया अगस्त का, एग्जाम्पल ले रही हूं अगस्त का। मान लो तुम्हारा कोई टॉपिक रह गया, 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, किसी का भी कंप्लीट नहीं होता, ये बात याद रखनी है। और आप जितना कर सकते हो, जितना पढ़ो उतना अच्छा पढ़ो। मतलब ये सोच लो, अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा नीट में गलत नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक, ऐसा टॉपिक पढ़ो कि तुम्हें लगे कि ये टॉपिक तो मेरा बिल्कुल तैयार है, आपको कोई क्वेश्चन मिले, कोई भी कॉन्सेप्ट मिले, आप उसको सोल्व कर सको। 20 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन बायो के ज्यादा नहीं है, 35 क्वेश्चन पूरे दिन में करना नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम t=0 सेट करेंगे। बच्चों समझो इस बात को, t=0 अभी से सेट करो। जो हो गया पीछे, आपसे गलतियां हुई, आपसे कुछ भी हुआ, उसको भूल जाओ। जो होना था वो हो चुका है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम पास्ट में जाके हम नहीं बदल सकते। पास्ट के रिग्रेट्स को साथ में रखोगे तो प्रेजेंट में कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे और फ्यूचर तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है जो अभी हाल फिलहाल में जो हम कर सकते हैं, हम उस पर फोकस करें और उस पर फोकस करके हम अपनी अप्रोच को डेवलप करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और हार्ड वर्क करें। सबसे पहले अपनी मेहनत करो और सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी रिलीजन है,
तो आप अपने जो भी खुदा हैं उनको क्या करो, उन पर अपना यकीन रखो। आप बस मेहनत करो और ये सोचो कि अल्लाह है, राम है, या फिर अपने हनुमान जी हैं, जीसस हैं, या फिर अपने भाई गुरु जी हैं, वो क्या करेंगे, अगर आप मेहनत करोगे ना तभी वो आपको उसका रिजल्ट देंगे, और वो जरूर देंगे। आप इस बात का यकीन रखें। ये यकीन रखना जरूरी है कि भगवान भरोसे ऐसे ही नहीं रहना कि भगवान अपने आप कुछ कर देंगे, नहीं। आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग के साथ साथ अपने दिमाग को प्यूरिफाई भी रखना पड़ेगा। आप इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, इतनी ज्यादा टेंशन लोगे, तो आपका एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। आपको ऊपर वाले पे यकीन रखना है, यकीन रख के अपनी सच्ची मेहनत करनी है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बताया है उसको याद रखना। किसी भी नीट पोस्टपोनमेंट ड्रामे के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी और का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, किसी भी का, या फिर अपने फ्रेंड का, या फिर किसी यूट्यूबर का, किसी का भी टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना कि आप इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, आपको ये पढ़ना चाहिए, 3 घंटे पढ़ना चाहिए। ये टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। ये आप खुद, अगर आप ये चाहते हो ना कि भाई मतलब कि मैडम ऐसी बोल रही है, आप एक काम करो, 2 दिन किसी का टाइम टेबल फॉलो करके देखो, आपसे फॉलो होगा ही नहीं। मैं खुद कह रही हूँ, आप 2-3 दिन ही फॉलो करने की कोशिश कर लो किसी का टाइम टेबल, आपसे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी अलग है। आप रियल वर्ल्ड में आके देखे ना, आप ये इमेजिनरी वर्ल्ड में क्यों रह रहे हैं कि वो अच्छा करे तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसे नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। किसी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका वीक है, तो आपको वो आधे घंटे में कुछ कर रहा है तो आपको पूरा दिन भी देने पड़ सकता है उस कॉन्सेप्ट के लिए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड, आपकी मेहनत पे डिपेंड है। तो आपको किसी भी पोस्टपोनमेंट के ड्रामे में नहीं पड़ना है, किसी के भी ड्रामे में नहीं पड़ना है। आपको किसी के भी ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना है। उस ड्रामे में इन्वॉल्व होगे, ड्रामा बन के रह जाओगे। समझ रहे हो? ये रियलिटी है, रियलिटी में आओ, रियलिटी में आओ। यूट्यूबर के किसी का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, अपनी एफिशिएंसी के साथ चलो। मैंने बस उतना बताया है जितना कि इजी हो सकता है आपके लिए। टाइम टेबल खुद बनाना है, चैप्टर खुद चूज करो, चैप्टर खुद चूज करो। सबसे पहले अपने हिसाब से चूज करो, जो आप चाहते हो, जिसमें आपका पहले इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको करो, ठीक है। और लेकिन बस ये याद रखना कि 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि बायो 1 महीने से लगे हुए और रगड़ रहे हो उसे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। तो बेटा, मैं आपको बता चुकी हूं कि आपको पोस्टपोनमेंट के ड्रामे में नहीं पड़ना है, किसी भी न्यूज के से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपने, और आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस रखना है। आज T=0 सेट करो, अपनी मैक्सिमम बुक्स को क्या करो, अपनी अलमीरा के अंदर डालो। आपको वो बुक्स दिखनी नहीं चाहिए। बायो को लो, या फिर फिजिक्स को लो, या केमिस्ट्री को लो, उनकी जो जो बुक्स मैंने बताई है वो लो। उससे ज्यादा बुक्स अपने को नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन इतनी बायो की इतनी सारी बुक्स लिए बैठे हो, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, जो आपके लिए जरूरी है उसी पे ही फोकस रखना है। ओके, तो जी अब चलते हैं, मेरा लेक्चर का टाइम हो गया है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही थी, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। मैं क्या समझाना चाह रही थी, आपको किसी भी की बातों में नहीं आना है, अपनी कमियों को खुद ढूंढना है, अपनी कमियों से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है, और उन गलतियों पे रिग्रेट करते नहीं रहना है कि आप, मान लो आपने आज नहीं पढ़ा, मान लो आपने कल नहीं पढ़ा, आज अभी तक आप रो रहे हो कि यार कल नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, क्या होगा, ऐसे होगा, मेरा एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब करते करते दिन निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये टाइम टेबल बनाते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। आप आगे के सपने लेते रह जाओगे कि मैं इतनी मेहनत करूं, ये करूं, वो करूं, आगे जाके मेरे को ना ऐसे, मैं कॉलेज में डांस करूंगा, करूंगी। ये सब चीजें इमेजिनरी है। आप रियल वर्ल्ड में आके देखें, रियल वर्ल्ड में क्या है। रियल वर्ल्ड में आपको अभी हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो बहुत हो गया। तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई मैं क्या कहना चाह रही थी। तो मैंने जो समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ। आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है। आज ही T=0 सेट करो अपने कमरे। आज मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप कमरे की अच्छे से सफाई करो। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लगे ना तुम्हें, तुम उसको निकाल दो और एक अलमीरा में जाके रख दो, उसको बंद करके रख दो। और अपनी कुछ एक बुक्स को टेबल पे रखो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। धीरे धीरे चलोगे, अपने अकॉर्डिंग चलोगे, सही हो जाएगा। किसी और के अकॉर्डिंग चलोगे, चीजें बिगड़ जाएगी। हाँ, किसी और के पॉजिटिव पॉइंट आप ले सकते हो,
किसी का टाइम टेबल आप नहीं चुरा सकते, आप किसी का टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर सकते। आप कुछ चीजें जो पॉजिटिव है उन चीजों को आप गेन कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं, आप करके देखो, आपको रिजल्ट मिले तब आप मुझे बताना, अगर ना मिले तो बताना। ओके, हाँ जी, तो जी मैं चलती हूँ, थैंक यू। और जो मैंने आपको बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। हम मिलके मेहनत करेंगे। और मेरा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन शुरू हो रहा है कब से? परसों से। कब से? परसों से। ओके, हाँ जी, थैंक यू।